आज हम इस क्लास में लोक प्रशासन की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक बहुत ही छोटा है, लेकिन फिर भी यदि यह प्रश्न आपके जेपीएससी या अन्य किसी भी परीक्षा में पूछा जाता है तो आपको कम से कम इसे 4 पार्ट में जरूर कवर करना चाहिए। सबसे पहले आपको प्रथम पैराग्राफ में इसका इंट्रोडक्शन देना चाहिए, जिसमें आपको यह बताना चाहिए कि लोक प्रशासन की प्रकृति कहने से हमारा क्या तात्पर्य है। उसके बाद आपको लोक प्रशासन की प्रकृति के अध्ययन के लिए प्रथम दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण का विश्लेषण अपने दूसरे पैराग्राफ में करना चाहिए। फिर तीसरे पैराग्राफ में आपको लोक प्रशासन विषय के प्रकृति के अध्ययन के दूसरे दृष्टिकोण, प्रबंधकीय दृष्टिकोण का विश्लेषण तीसरे पैराग्राफ में करना चाहिए। और फिर अंतिम और चौथे पैराग्राफ में आपको इन दोनों दृष्टिकोणों का आपस में तुलनात्मक एक विश्लेषण प्रस्तुत करना चाहिए और वर्तमान परिप्रेक्ष्य तथा भारत जैसे विकासशील देशों में कौन सा दृष्टिकोण बेहतर होगा, इस पर आपको अपना निष्कर्ष देना चाहिए। जब आप इतना करेंगे तब आपको सही अंक प्राप्त होंगे। चलिए हम लोक प्रशासन की प्रकृति को समझने से पहले हम व्यक्ति के प्रकृति की बात करते हैं। किसी भी व्यक्ति की प्रकृति के बारे में हम लोग क्या कहते हैं? यदि कोई व्यक्ति बहुत गुस्सैल स्वभाव का होता है तब हम कहते हैं उस व्यक्ति की प्रकृति गुस्सैल है। यदि किसी व्यक्ति का स्वभाव काफी मृदुल होता है और वह बहुत सहज रूप से सभी लोगों से व्यवहार करता है तब हम कहते हैं उस व्यक्ति की प्रकृति काफी मृदुल है। बिल्कुल इसी तरह से लोक प्रशासन की प्रकृति भी है। चलिए, लोक प्रशासन की प्रकृति से हमारा तात्पर्य है लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत जिन जिन कार्यों को समाहित किया जाता है उन कार्यों की प्रकृति कैसी है। लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत जिन जिन कार्यों को समाहित किया जाता है उन कार्यों की प्रकृति जैसी होगी, लोक प्रशासन की भी प्रकृति वैसी ही होगी। अर्थात लोक प्रशासन के अंतर्गत समावेशित कार्यों की प्रकृति ही हमारा लोक प्रशासन की प्रकृति होगी। यहां तक आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब लोक प्रशासन की प्रकृति पर हम आगे बढ़ने से पहले आपसे प्रशासन शब्द पर वापस लौटने के लिए कहेंगे। आप देखिए, हम प्रशासन की परिभाषा में आपको बार बार कहते हैं किसी निश्चित साझा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों के एक समूह के द्वारा किया जाने वाला सहयोगात्मक प्रयास प्रशासन है। फिर से सुनिए, किसी निश्चित साझा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों के एक समूह के द्वारा किया जाने वाला सहयोगात्मक प्रयास प्रशासन है। अब देखिए, यहां पर आपके पास 3 चीजें हैं। निश्चित साझा उद्देश्य, और दूसरा है आपके पास लोगों का समूह, और तीसरा है सहयोगात्मक प्रयास। अब आप एक चीज देखिए, जो ये लोगों का समूह है यही तो प्रशासन का संगठन होता है ना। और यह लोगों का समूह इस प्रकार के एक पिरामिड नुमा संरचना में समाहित होता है और इस पिरामिड नुमा संरचना में ऊपर के अधिकारी लोग निर्णय लेते हैं, उनके नीचे उनको सहयोग प्रदान करने के लिए
कुछ टेक्निकल और कुछ क्लेरिकल लोग होते हैं, और उनके नीचे कुछ ड्राइवर, लेबर, गार्डनर, सुरक्षा गार्ड, ये सारे लोग होते हैं। आप यदि झारखंड में रहते हैं तो एक सहज ब्लॉक का आप उदाहरण उठा लीजिए, प्रखंड का आप उदाहरण उठा लीजिए। प्रखंड में सबसे ऊपर यहाँ पर बीडीओ होते हैं और इनके साथ कुछ और ऑफिसर्स होते हैं, बीडीओ के साथ साथ कुछ और ऑफिसर्स होते हैं। अब इनके नीचे आप देखिएगा कुछ क्लर्क होते हैं, कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, कुछ टेक्निकल लोग होते हैं। और जब आप इसको मैं और थोड़ा सिंपल बना लेता हूं, आप समझ ही गए। प्रशासन में जो 3 तत्व हैं, निश्चित साझा उद्देश्य, लोगों का समूह और सहयोगात्मक प्रयास। अब लोगों के समूह को हम एक पद सोपान में सजाए हैं और हम इसी पद सोपान को साफ साफ बना रहे हैं और एक ब्लॉक का उदाहरण लेके आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए यहां पे वीडियो एंड ऑफिसर्स अलग से और होते हैं इनके साथ। अब इसके नीचे क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये लोग होते हैं। अब इनके नीचे आप देखेंगे, इनके नीचे ड्राइवर, गार्डनर, चपरासी, ये लोग होते हैं। अब इसी जगह देखिए, आप एक ब्लॉक के प्रशासन को उठाइए। ब्लॉक के प्रशासन में सबसे ऊपर में बीडीओ और उनके साथ और दूसरे पदाधिकारी होते हैं। उनको सहयोग प्रदान करने के लिए उनके नीचे क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर और तकनीकी के जानकार कुछ लोग और होते हैं। अब उनके नीचे ब्लॉक के ड्राइवर, गार्डनर, प्यून, गार्ड आदि लोग होते हैं। और इस प्रकार 3 सीढ़ियों में ब्लॉक का संगठन बना हुआ होता है। अब ये सभी लोग एक ही निश्चित साझा उद्देश्य में लगे हैं, और वह निश्चित साझा उद्देश्य है अपने ब्लॉक के लोगों के लिए विकास का कार्य करना। सब एक ही साझा उद्देश्य में लगे हुए हैं, लेकिन उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यहाँ जो ऊपर में बैठे हुए लोग हैं, बीडीओ और दूसरे पदाधिकारी, ये लोग निर्णय लेते हैं। मतलब ये लोग एक तरह से मैनेजर का काम करते हैं। अब उनके निर्णय के अनुसार क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्राइवर, गार्डनर, प्यून सभी लोग अपना अपना कार्य करते हैं और उनको सहयोग प्रदान करते हैं। जब आप इतना बात समझ गए, तब अब हम आगे बढ़ेंगे लोक प्रशासन की प्रकृति पर। अब हम लौटते हैं फिर से मूल टॉपिक पर। आपको मैं बता चुका हूं लोक प्रशासन की प्रकृति से हमारा तात्पर्य है लोक प्रशासन के अंतर्गत जिन जिन कार्यों को समाहित किया जाता है उनकी प्रकृति क्या होती है। उनकी प्रकृति जैसी होगी, लोक प्रशासन की प्रकृति भी वही होगी। अर्थात लोक प्रशासन के अंतर्गत समाहित कार्यों की प्रकृति ही लोक प्रशासन की प्रकृति कहलाती है। अब लोक प्रशासन की प्रकृति को समझने के लिए विद्वानों के द्वारा 2 दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है। पहला दृष्टिकोण है एकीकृत दृष्टिकोण या इंटीग्रल व्यू, और दूसरा दृष्टिकोण है प्रबंधकीय दृष्टिकोण या मैनेजेरियल व्यू। देखिए, जब हम प्रशासन को परिभाषित करते हैं तब हम कहते हैं किसी निश्चित साझा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों के एक समूह के द्वारा किया जाने वाला सहयोगात्मक प्रयास प्रशासन है। अब इस निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति में जब बहुत से लोग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तब कुछ लोग निर्णय लेते हैं, कुछ लोग
उनके निर्णय के अनुसार उनको सहयोग प्रदान करते हैं। कुछ लोग उनको मैनुअल सहयोग प्रदान करते हैं और इस प्रकार से पूरा संगठन एक पद सोपानिक ढांचा में बटा हुआ होता है। जो लोग निर्णय लेने का कार्य करते हैं वे संगठन के पद सोपान में सबसे ऊपर होते हैं। उनके नीचे क्लेरिकल और टेक्निकल लोग होते हैं जो उनको सहयोग प्रदान करते हैं, और उसके नीचे मैनुअल लेबरर्स होते हैं जैसे ड्राइवर, जैसे प्यून, जैसे गार्डनर, जैसे गार्ड, ये लोग होते हैं। और इस प्रकार से सभी लोग मिलकर उस प्रशासन के कार्य में लगे होते हैं। अब ऊपर वाला व्यक्ति निर्णय लेने का कार्य करता है, तकनीकी व्यक्ति उनको टेक्निकल सपोर्ट देता है, क्लेरिकल व्यक्ति उनको कागजों को रखने और फाइल के संधारण में मदद करता है, ड्राइवर उनके वाहन चलाने में मदद करता है, प्यून फाइल को रखने में मदद करता है। इस प्रकार से सभी लोग अलग अलग कार्यों को करते हैं और एक पद सोपान में अलग अलग स्तरों पर समाहित होते हैं। मतलब जो समूह में लोग होते हैं वे लोग पद सोपान में अलग अलग स्तरों पर समाहित होते हैं और अलग अलग प्रकार के कार्यों को करते हैं। अब इंटीग्रल व्यू या एकीकृत दृष्टिकोण यह कहता है कि प्रशासन में लगे सभी प्रशासन के अंतर्गत किए जाने वाले सभी प्रकार के कार्यों को लोक प्रशासन के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। फिर से इस पंक्ति को सुनिए। एकीकृत दृष्टिकोण यह कहता है कि किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों के एक समूह के द्वारा जो सहयोगात्मक प्रयास किया जाता है, इसमें इस समूह के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं सभी कार्यों को प्रशासन के अंतर्गत रखा जाना चाहिए, चाहे वह पद सोपान के उच्च स्तर के प्रबंधक निर्णय लेने का कार्य करें, चाहे तकनीकी व्यक्ति और क्लर्क उनको सहायता पहुंचाएं, चाहे ड्राइवर, लेबर, गार्ड, प्यून उनको सहायता पहुंचाएं, सभी लोगों के कार्यों को प्रशासन के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। मतलब किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों के समूह के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उन सभी कार्यों को लोक प्रशासन के अंतर्गत रखा जाना चाहिए और इन सभी लोगों को ऊपर से नीचे तक जितने लोग समाहित हैं उन्हें प्रशासक का दर्जा दिया जाना चाहिए। अब इस दृष्टिकोण के अनुसार आप देखेंगे जो ऊपर में मैनेजर है वो भी, जो टेक्निकल और क्लेरिकल व्यक्ति हैं वो भी, और जो मैनुअल लेबरर्स हैं, प्यून, ड्राइवर, गार्डनर, ये सभी लोग प्रशासक की श्रेणी में आएंगे और इन सभी लोगों के कार्यों को प्रशासन माना जाएगा। मैं एक पंक्ति में इसे दोहराता हूं, किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों के समूह के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं ऊपर से नीचे तक उन सभी कार्यों को लोक प्रशासन माना जाएगा और उन सभी लोगों को प्रशासक का दर्जा दिया जाएगा। यही है इंटीग्रल व्यू या एकीकृत दृष्टिकोण। इसके उलट जो मैनेजेरियल व्यू है, यह मैनेजेरियल व्यू यह कहता है कि किसी भी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति में जो सभी लोग लगे होते हैं उन सबके कार्यों को लोक प्रशासन के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, बल्कि उस समूह में जो सबसे ऊपर के लोग होते हैं जो निर्णय लेने का कार्य करते हैं अर्थात जो मैनेजेरियल कार्य करते हैं, केवल उन्हीं लोगों को, केवल उन्हीं के कार्यों को लोक प्रशासन में रखा जाना चाहिए और केवल उन्हीं लोगों को प्रशासक माना जाना चाहिए। ध्यान से सुनिए, इस प्रबंधकीय दृष्टिकोण में केवल प्रबंधकों को प्रशासक माना गया है
और केवल प्रबंधकीय कार्यों को ही प्रशासन में रखने की सलाह दी गई है। इसे मैं ऐसे कहूं, किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति में जो प्रयास किए जाते हैं वे सभी कार्यों को, किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों के समूह के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उन सभी कार्यों को लोक प्रशासन में नहीं रखा जाता है, बल्कि उस कार्य में मैनेजेरियल लेवल पर, उच्च पदों पर लोगों के द्वारा जो निर्णय लेने का कार्य किया जाता है, केवल उसी को लोक प्रशासन के दायरे में रखा जाता है और केवल उन प्रबंधक स्तर के लोगों को ही, मतलब संगठन के उच्च स्तर के लोगों को ही प्रशासक माना जाता है। अब देखिएगा आप आगे, इस एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक दो प्रमुख विद्वान हैं, एल.डी. व्हाइट और मार्शल डिकोक। और इन लोगों का कहना है कि निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों के समूह के द्वारा ऊपर से नीचे तक जितने कार्य किए जाते हैं सभी कार्यों को लोक प्रशासन के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। और इसमें एक चीज आपको और समझ में आएगी, जब आप ऊपर से नीचे तक सभी प्रकार के कार्यों को, जितने भी प्रकार के कार्य उस प्रशासन के, मतलब उस संगठन के द्वारा किए जाते होंगे, सबको आप लोक प्रशासन में जब रखेंगे तब लोक प्रशासन की प्रकृति ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बदलती रहेगी। ऊपर में कार्य की प्रकृति मैनेजेरियल होगी, यहां निर्णय लेंगे, बजट बनाएंगे, निर्देशन देंगे, कंट्रोल करेंगे। जब आप यहां आएंगे तब कार्य की प्रकृति तकनीकी हो जाएगी, तब कार्य की प्रकृति क्लेरिकल हो जाएगी। जब आप उसके और नीचे आएंगे तब कार्य की प्रकृति मैनुअल हो जाएगी। मतलब जब आप एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाएंगे तो एक ही संगठन में ऊपर से नीचे आने पर या अलग अलग क्षेत्रों में जाने पर प्रशासन की प्रकृति बदलेगी। और जब आप मैनेजेरियल दृष्टिकोण को देखेंगे तो मैनेजेरियल दृष्टिकोण के मुख्य समर्थक विद्वान हैं लूथर बुलिक और हर्बर्ट साइमन। इनका यही कहना है कि प्रशासन कार्यों को कराना है, कार्यों को कराना ही प्रशासन है, इन विद्वानों का मानना है। और कार्य कराने का कार्य मैनेजर्स करते हैं, इसीलिए इन्होंने कहा कि केवल मैनेजर के कार्यों को ही लोक प्रशासन में रखा जाना चाहिए। अब जब आप इस दृष्टिकोण को अपनाएंगे तो चाहे आप किसी भी संगठन में चले जाएं, किसी भी प्रकार के संगठन में चले जाएं, कार्य की प्रकृति की कैसी भी हो, लेकिन उसके जो टॉप मैनेजर्स हैं उनके कार्य की प्रकृति हमेशा एक जैसी रहेगी। क्या? निर्णय लेना है, निर्देश देना है, नियम बनाना है, कंट्रोल करना है, बजट बनाना है, रिपोर्ट लेना है, नीचे वाले लोगों को मोटिवेट करना है, संचार प्रॉपर तय करना है। यही सब तो कार्य मैनेजर के किसी भी संगठन में रहते हैं। इस प्रकार यदि आप मैनेजरियल दृष्टिकोण को अपनाते हैं तब सभी संगठनों में लोक प्रशासन की प्रकृति एक जैसी होती है। अब हम अपने चौथे और अंतिम पोर्शन पे आते हैं। हमने आपको समझा दिया लोक प्रशासन की प्रकृति कहने से हमारा क्या मतलब है। फिर हमने आपको बताया एकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन की प्रकृति क्या होगी, इसके समर्थक विद्वान कौन हैं और इसके अनुसार प्रकृति हमेशा बदलेगी। फिर मैंने आपको मैनेजेरियल दृष्टिकोण के अनुसार समझाया कि लोक प्रशासन की प्रकृति हमेशा मैनेजेरियल होगी। इसके समर्थक विद्वान लूथर बुलिक और साइमन हैं। और किसी भी संगठन में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, इसके इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन की प्रकृति बदलेगी ही नहीं, हमेशा उसकी प्रकृति एक ही जैसी होगी और वो मैनेजेरियल होगी, अर्थात मैनेजर के कार्यों जैसी होगी। अब चौथे पोर्शन की ओर आते हैं। यहां पर हम विश्लेषण करके देखेंगे कि आज के इस प्रजातांत्रिक युग में और आज भारत जैसे विकासशील देशों में कौन सा दृष्टिकोण सही है। आप देखिए, आप कहते हैं कि किसी निश्चित साझा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों के एक समूह के द्वारा किया जाने वाला
सहयोगात्मक प्रयास प्रशासन है। तो अब आप यहां पर देखिए, इस परिभाषा में किसी निश्चित साझा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों के एक समूह के द्वारा किया जाने वाला सहयोगात्मक प्रयास प्रशासन है। तब इस निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कई प्रकार के कार्य किए जाएंगे। ऊपर से नीचे तक संगठन के सभी लोग अपने अपने तरीके से अपने कार्यों को करेंगे। अब यदि आप इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो संगठन में कार्य करने वाले सभी लोगों, मैनेजर से लेकर मैनुअल प्रकृति के लोगों के कार्य को सम्मान मिलेगा, सभी के कार्यों को प्रशासन माना जाएगा और सबको प्रशासक का दर्जा दिया जाएगा। इससे एक प्रजातांत्रिक व्यू आती है, एक प्रजातांत्रिक सोच संगठन में आती है और हर व्यक्ति के जब कार्य को और हर व्यक्ति को महत्व दिया जाएगा तो सभी लोग अपने अपने कार्यों को बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे और जब वे बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे तब जाकर आप बेहतर तरीके से साझा उद्देश्य को अचीव कर पाएंगे। और एक और बात को समझिए, भारत जैसे देश में प्रशासन का एक बहुत बड़ा वॉल्यूमिनस कार्य इन नीचे के लोगों के द्वारा ही किया जाता है। टेक्निकल, क्लेरिकल, मैनुअल, प्यून, ड्राइवर, इन लोगों के द्वारा ही किया जाता है। यदि आप इन लोगों को प्रॉपर सम्मान नहीं देंगे, उचित सम्मान नहीं देंगे, इनके कार्यों को प्रॉपर तवज्जो नहीं देंगे, तब ये उतने अभिप्रेरण के साथ अपने कार्य को नहीं कर पाएंगे और जब इनका अभिप्रेरण कम होगा, मनोबल कम होगा तो आपका ओवरऑल अचीवमेंट इससे प्रभावित होगा। इसलिए आज के इस प्रजातांत्रिक युग में ज्यादा बेहतर है कि आप इस दृष्टिकोण को अपनाइए। आप जब इसको देखेंगे प्रबंधकीय दृष्टिकोण को, तो प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अंतर्गत केवल मैनेजर के कार्यों को, संगठन के उच्च स्तर के लोगों के कार्यों को ही प्रशासन के अंतर्गत रखा जाएगा और केवल उन्हीं को प्रशासक माना जाएगा। इससे संगठन के अंतर्गत ही एक डिवीजन कायम हो जाएगी। कुछ लोग और कुछ कार्य अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे और कुछ लोग और कुछ कार्य कम महत्वपूर्ण हो जाएंगे और इस प्रकार से संगठन में ही एक प्रकार का डिवीजन कायम हो जाएगा और जिन लोगों के कार्यों को और जिन लोगों को कम महत्व दिया जाएगा वे पूर्ण अभिप्रेरण और मनोबल के साथ आपका सहयोग नहीं करेंगे। इस प्रकार यदि आप इन दोनों दृष्टिकोणों की तुलना कीजिएगा तो निश्चित रूप से आज एकीकृत दृष्टिकोण बेहतर है। इसमें एक पॉइंट बोनस में और आपको ऐड करता हूं जो आपको लिखना चाहिए कि आज जो टेक्निकल कार्य है, जो आज आईटी रिवॉल्यूशन है और प्रत्येक कार्य में तकनीक का अधिक से अधिक समावेश होते जा रहा है, इस केस में प्रशासन की डिपेंडेंसी तकनीक पर और तकनीकी जानकार पर बढ़ती जा रही है। अब यदि उन तकनीकी जानकार को, उन तकनीकी कार्य करने वाले लोगों को और उनके कार्यों को आप तवज्जो नहीं देते हैं तो उनके द्वारा आपको अपेक्षित सहयोग नहीं मिलेगा। इस प्रकार प्रजातांत्रिक व्यू भी यही कहता है कि आप एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाएं। आप तकनीकी दृष्टिकोण से देखेंगे तब भी आपको इसी दृष्टिकोण को अपनाना उचित होगा क्योंकि प्रशासन में तकनीक का अधिक से अधिक समावेश होता जा रहा है। अब तकनीकी क्लेरिकल के साथ साथ आप भारत जैसे विकासशील देशों की स्थिति को देखेंगे तब भी आपके लिए यही बेहतर होगा। इस प्रकार दोनों की तुलना से यह स्पष्ट है कि इंटीग्रल व्यू या एकीकृत दृष्टिकोण अधिक उपयोगी है और इसे ही अपनाया जाना चाहिए। अब इसके बाद 1 से 2 दिनों के अंतर्गत हम लोक प्रशासन पर अगला क्लास अपलोड करेंगे। लोक प्रशासन विषय के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जेपीएससी का 4th पेपर आपका
लोक प्रशासन एवं सुशासन है, उस पोर्शन को, भारतीय प्रशासन भी उसमें है, उस पूरे पोर्शन को मैं अपने क्लास में एक एक करके सिलसिलेवार इसी प्रकार से कवर करूंगा। अब आपको मैंने पहले ही कहा था कि इस डायग्राम को आप एक बार जूम करके देख लीजिए और इसको एक बार आप अपने नोट में उतार लीजिए, अपने नोट्स में, और फिर अब इसके बाद मैं एक फ्लो चार्ट टाइप बना देता हूं जिसे सिनोप्सिस कहा जाता है, और उस सिनोप्सिस का आप अनुसरण करिएगा एग्जाम में लिखने में, और ये डायग्राम वगैरह आप जरूर बनाएंगे, इसी प्रकार का एक डायग्राम बनाकर समझाएंगे, और अगर उस समय आपको कोई और उदाहरण सूझेगा तो आप उस उदाहरण को भी दीजिएगा। देखिए, आप अपना नोट्स इस तरह रखेंगे, लोक प्रशासन की प्रकृति। अब इसके नीचे पहला आपका जो पैराग्राफ होगा वो इंट्रोडक्शन या इसके अर्थ को बताएगा, फिर दूसरा पैराग्राफ होगा जिसमें आप एकीकृत दृष्टिकोण की चर्चा करेंगे, और इसमें आप वैसे ही पूरा पद सोपान बनाएंगे जैसा मैं बनाया था ऐसे, और बना के इसको पूरा घेर के दिखाएंगे, और इनके विद्वानों का नाम मार्शल डिमॉक और एलडी व्हाइट लिखेंगे। यहां पर मार्शल डिमॉक और एलडी व्हाइट की आप चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद आप प्रबंधकीय दृष्टिकोण की चर्चा करेंगे अगले पैराग्राफ में, और यहां पर भी आप एक ऐसा पद सोपानिक संरचना बनाएंगे और इसमें बताएंगे कि केवल यही आएगा, और इसमें आप गुलिक और साइमन महोदय का जरूर चर्चा करेंगे। अब इसके बाद आप दोनों का तुलना करेंगे, और इस तुलना में आप प्रजातांत्रिक व्यू को दिखाएंगे, आप टेक्निकल व्यू को दिखाएंगे, और भारत जैसे विकासशील देशों की चर्चा करेंगे, और इन सभी परिस्थितियों में आप यह बताएंगे कि इन तीनों ही दृष्टिकोणों से, चाहे प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण से देखें, चाहे टेक्निकल तकनीक का प्रशासन पर हावी होने को देखें, या भारत जैसे विकासशील देशों की प्रशासनिक स्थिति को देखें, इन सभी में इंटीग्रल व्यू ज्यादा उचित प्रतीत होता है। आप इस तरह से इसका विश्लेषण करेंगे। चलिए, मेरे समझ से यह छोटा सा टॉपिक बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। पूरा क्लास सुनने के बाद यदि आपको लगता है कि यह क्लास आपके लिए उपयोगी है और आपकी परीक्षा में आपको सहयोग कर सकता है, तब आप इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने जैसे दूसरे दोस्तों को भी इसको शेयर करें। थैंक यू।